हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और 16 जनवरी से स्लॉट बुकिंग भी ओपन हो चुका है। तो साथियों, आपको एग्जाम किस डेट को देना है, किस शहर में देना है और किस शिफ्ट में देना है, तो आपके लिए स्लॉट बुकिंग ओपन हो चुका है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और आप लोग अपना स्लॉट बुकिंग कर लीजिए। यदि साथियों आपको एग्जाम 4 फरवरी को देना है तो आप सभी को एक हफ्ते पहले अपना स्लॉट बुकिंग करना अनिवार्य है और सभी स्टूडेंट को ये स्लॉट बुकिंग करना ही करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि साफ साफ नोटिस में लिखा गया है एसएससी की तरफ से। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से अपना स्लॉट बुकिंग कर लेना ही कर लेना है एग्जाम से 7 दिन पहले। यदि आपको मान के चलिए आपको 17 फरवरी को एग्जाम देना है तो आप सभी को 10 तारीख को अनिवार्य स्लॉट बुकिंग करना। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपका स्लॉट बुकिंग हुआ। बहुत ही आसान काम है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों जैसा कि एमटीएस हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो आज के इस क्लास में आप पूरे 100 सवालों को देखेंगे और ये वो 100 सवाल होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जो एमटीएस हवलदार की शिफ्टों में छपेंगे वही सवाल आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी का टारगेट 100 क्वेश्चन में से पूरे 95 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो साथियों, पेपर से पहले पेपर दीजिए, वो प्रश्न होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बन रहे हैं, वही सवाल आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डेली क्लास एक सुबह 8 बजे चल रही है अपनी और एक शाम 7 बजे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास के सारे क्वेश्चन के एनालिसिस करिए और अपनी तैयारी को परखिए कि आप सभी की क्या इस तरह के सवालों की तैयारी है। यदि आपको इस तरह के रियल क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में तो आपका कितना स्कोर बन सकता है, यही आप सभी को चेक करना है। आप जानते कि समय बहुत कम है, यहाँ से 16 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इन्हीं 16 दिनों में हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम पूरे सवालों को इन्हीं 16 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने पहला क्वेश्चन पे एंट्री किया है तो लास्ट 100 क्वेश्चन तक जाइए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करेगा। आपको ऐसा होगा कि हमें पूरी 1 से लेकर लास्ट 100 क्वेश्चन तक जाना ही जाना है। लेकिन वैसे तो आपके पेपर में केवल 90 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे 90 मिनट में, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। 20 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से। तो इस तरह से 90 क्वेश्चन 90 मिनट में। और एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपका पेपर होगा। लेकिन माइनस मार्किंग केवल आपका जीके और इंग्लिश में होता है, रीजनिंग और मैथ में माइनस मार्किंग को हटा दिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो साथियों, किस वर्ष में भारत ने हॉकी में कोई भी ओलंपिक स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो साथियों, जो 1960 में हुआ था। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? कौन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के एक समूह गरम दल का नेता था? बताएंगे आप सभी। तो बिपिन चंद्र पाल थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। वह संगीतकार जिसको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह कौन थे? बताइए, वह संगीतकार कौन है जिनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भूपेन हजारिका जी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल कितने साल का होता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो पूरे 6 साल का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए, भारत में प्रायोगिक आधार पर सूक्ष्म वित्त आंदोलन औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1992 से शुरू किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस पर स्पीकर की संस्था और भारतीय संविधान में उनकी भूमिका किस संविधान से ली गई है? बताइए, स्पीकर की संस्था और भारतीय संविधान में उनकी भूमिका किस संविधान से अपनाई गई है?
तो ये ब्रिटिश संविधान से बनाई गई है स्पीकर की संस्था और भारतीय संविधान में उनकी भूमिका। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? तो साथियों किस राज्य में फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? तो ऐसा किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट है जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश, इन्हीं दो सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट बनता है, ये आप सभी को मालूम होगा। इन्हीं से आपका सिलेक्शन होता है। तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस करंट अफेयर के पूरे 20 टेस्ट आ चुका है और इन 20 टेस्ट में आपको पूरे 500 क्वेश्चन मिलेगा। और जो इंग्लिश का पूरे 20 टेस्ट होंगे इसमें आपको पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन इस टेस्ट में 1000 रहने वाले। जिस तरह से एमटीएस एग्जाम के पेपर में सवाल पूछे आएंगे हूबहू वैसे ही प्रश्नों का ये टेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो साथियों आपको अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को एक बार जरूर लगाना है। मेरा मानना है कि यदि आपने इस टेस्ट के पूरी 1000 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझिए लगभग आपका एमटीएस हवलदार एग्जाम जो है ना बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा किस लेवल के सवाल आपके पेपर में आपके शिफ्टों में पूछे जाएंगे। और ये टेस्ट मात्र आपके लिए हमने भाई 50 रुपीज़ का कर दिया है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगा लेना है बहुत अच्छी तरीके से। टीम से हमने कह भी दिया है कि जो भी मैसेज करेगा उनको तुरंत टेस्ट प्रोवाइड करिए। समय बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 15 से 16 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे आप अपने पेपर में बैठने से पहले इस टेस्ट को लगाइए एक बार बहुत अच्छी तरीके से। ओके चलिए अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूदान यज्ञ यानी भूदान आंदोलन के संस्थापक थे? तो साथियों भारत में भूदान यज्ञ यानी भूदान आंदोलन के संस्थापक थे। तो कौन थे भाई? विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन के संस्थापक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन राज्य में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो साथियों राज्य में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो राज्य का सीएम होते हैं यानी राज्य का मुख्यमंत्री करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी? तो बताइए किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो साथियों 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार इनमें से कौन सी है? तो कुतुब मीनार है। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? तो ये द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलेस पुस्तक की लेखिका है यशोधरा डालमिया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की थी? तो बताइए साथियों किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की मांग की थी? तो आर्य समाज ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? बताइए हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो बीगा बेगम के द्वारा पूरा किया गया था हुमायूं का मकबरा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और
संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 51A ए पार्ट के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था भाई जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जाना जाता है? बताइए किस राज्य में काठ तथा दाह कृषि को दहिया के नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश में जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो साथियों भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था बताएंगे? तो 1968 में पहली बार भारत ने पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। डी ऑप्शन 1968 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। पाटलिदुन भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? बताइए पाटलिदुन भारत के किस भू आकृतिक विभाजन से संबंधित है? तो ये हिमालय पर्वत भू आकृति विभाजन से संबंधित है पाटलिदुन। ऑप्शन है हिमालय पर्वत बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, इस सवाल का राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की शैलों से संरक्षित होते हैं? जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन केवल किस प्रकार की शैलों से संरक्षित होते हैं? तो ये औषधि शैलों से संरक्षित होते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? और आप जानते हैं कि एसएससी कभी भी नए सवालों को नहीं पूछेगी, आप सभी हमेशा 1 से 2 साल पहले का डेटा देकर पूछेगी। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यदि आप करंट का सवाल पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए 2025 के लास्ट का पढ़िए, यानी जनवरी फरवरी का पढ़िए। कुछ 2024 का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का देख लीजिएगा। फुटबॉल विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? तो कतर देश ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्य से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए आप लोग। तो अनुच्छेद 76 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला ये किसके द्वारा बनाई गई थी? शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये महाराजा ज्ञान भाग्यचंद्र द्वारा बनाई गई थी। बी ऑप्शन महाराजा भाग्यचंद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? तो साथियों किस नृत्य श्रेणी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? तो भाई विलासिनी नाट्यम को नहीं चुना जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कथक के लिए चुना जाता है, कुचिपुड़ी के लिए भी चुना जाता है, मणिपुरी के लिए भी, लेकिन विलासिनी नाट्यम को नहीं चुना जाता है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो साथियों भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व को शामिल करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो ये फ्रांस देश के संविधान से प्रेरित था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो साथियों भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता इनमें से कौन सी है? सभी बताएंगे। तो भाई एकल नागरिकता है जो कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या बनेगा? हल करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में लू की परिघटना देखी जा सकती है? तो साथियों किस राज्य में लू की परिघटना देखी जा सकती है? लू हमेशा गर्मियों में चलती है, तो राजस्थान में आप बहुत तेजी से इसे देख सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। उपन्यास तमस किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों जो उपन्यास तमस है किसके द्वारा लिखा गया है? उपन्यास तो भीष्म स्थानिक द्वारा लिखा गया है, तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को।
भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो साथियों भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये नहीं आते भाई। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? तो साथियों भारत में यानी भारत को शूटिंग स्पर्धा में अपना पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक खेल में प्राप्त हुआ था? तो एथेंस 2004 वाले खेल में। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या बनेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था? तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था? बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रवर्तन के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा किस भाषा में रचा गया था? कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कल्हड़ किसके द्वारा किस भाषा में रचा गया था? कल्हड़ द्वारा भाई किस भाषा में रचा गया था? ये सवाल आप सभी से पूछ रहा, तो संस्कृत भाषा में रचा गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों गणेश चतुर्थी त्यौहार के दौरान गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फुगड़ी नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा कब शुरू हुई थी? तो साथियों जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था इसकी आधिकारिक यात्रा कब शुरू हुआ था? किस डेट को और किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 2021 से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। ललिता जे राव निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ललिता जे राव किस घराने से संबंधित है? तो ये आगरा घराने से संबंधित है ललिता जे राव। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? बताइए। किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? बताइए। तो रविशंकर की यह भाई शीर्षक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फायान अपने घर चीन की वापस यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साथियों जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था फायान अपने घर यानी चीन की वापसी का यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो वो बंगाल से शुरू किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आपको इसी तरह के सवालों को हल करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है बताइएगा? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो साथियों किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है बताइएगा? तो प्रेमचंद जी ने यह पुस्तक लिखी है मानसरोवर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो साथियों किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क भी कहते हैं भारत का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रह जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। अफगानिस्तान में अशोक की शिलालेख अरामाइक और किन लिपियों में लिखे गए हैं? तो साथियों अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख अरामाइक और किन लिपियों में लिखे गए हैं? एक तो अरामाइक में लिखा गया है और दूसरा देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, सॉरी ग्रीक में लिखे गए भाई। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई, ग्रीक लिपियों में लिखे गए। पहला आपका अरामाइक लिपि है, दूसरा का ग्रीक लिपि में लिखा गया। ठीक है, जो अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को।
पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो साथियों पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह ध्रुवे ये किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो ये बैगा नृत्य से जुड़े हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो साथियों कौन सा प्रसिद्ध शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो भाई कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो साथियों मैग्नोलिया और लॉरेज के पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिए पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं ये दोनों पेड़ों के प्रकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? तो साथियों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना था जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में समाप्त हो गया था। तो इसमें कितने परसेंटेज की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था? तो 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया? बताएंगे आप लोग। तो पहली पंचवर्षीय योजना पे, पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में शुरू किया गया था जो कि 56 में समाप्त हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना को। ओके अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं योजना बोर्ड के अध्यक्ष। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 को। लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? लॉर्ड रिपन ने मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा सुधार आरंभ किया था? तो कारखाना अधिनियम शुरू किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 51 को। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत की है? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी बताइए? तो 5.2% थी। बी ऑप्शन इस तरह से राइट आंसर है। ओके अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। पुरी की रथ यात्रा का उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों पुरी की रथ यात्रा का उत्सव किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। तो भगवान जगन्नाथ जी की। तो इस तरह से भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 53 को। राजस्व खातों यानी रेवेन्यू अकाउंट में किससे संबंधित मद शामिल होते हैं? यानी कितने वित्तीय वर्ष से संबंधित मद शामिल होते हैं जो रेवेन्यू अकाउंट है? तो बताइए इनमें। तो इनमें दिए गए यानी अगले वित्तीय वर्ष में से संबंधित मद शामिल होते हैं, यानी पिछला जो वित्तीय वर्ष होता है इससे भी, और चालू वित्तीय वर्ष, यानी दिए गए सभी विकल्प से संबंधित मद शामिल होते हैं राजस्व खातों में। ठीक है तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक है? तो साथियों इनमें से कौन लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के लेखक हैं? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए, यानी एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई कितने मीटर से लेकर 120 मीटर के बीच होनी चाहिए? बताइए। फुटबॉल मैच की बात करा भाई, पिच की लंबाई कितने से लेकर 120 मीटर के बीच होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा दोस्त 90 मीटर से 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। नौरौरा ये कौन सा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए। नौरौरा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी भाई जो नौरौरा है ना ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथियों वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ये तो भाई आप सभी को मालूम होगा, फुटबॉल मैच में होता है।
तो इस तरह का भी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 59 को। सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दिया जाता है? तो साथियों, सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? तो पंडित रामनारायण नारायण को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है? याद रखिएगा, भाग 11 में किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, देखिए समय कम है, इसलिए हम केवल क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं भाई, और भी कुछ बातें हमें नहीं करना है, क्योंकि केवल 15 से 16 दिन बाद हमारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो जितना हो सकेगा हम सारे क्वेश्चन को तैयार करना है भाई। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ मुझसे भी गलती हो जा रही है उसको इग्नोर करिए, बस आप केवल क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। ओके, क्योंकि दिन रात मेहनत हो रही है केवल आपके लिए भाई, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता भाई इन 15 दिनों में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 62। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर जिले में स्थित है मंगला तेल क्षेत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 63 को। मई 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो साथियों, मई 1982 में हुए आम चुनाव में पहली बार किस राज्य में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? किन राज्यों में 1982 में हुआ था भाई पहला चुनाव? सभी बताएंगे भाई। तो केरल राज्य में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हैं? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हैं। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोजा गया था? सांची स्तूप को जनरल हेनरी टेलर द्वारा किस वर्ष में पुनः खोज लिया गया था? याद रखिएगा 1818 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 66 को। पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो साथियों, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो पहली बार उड़ीसा राज्य में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए। एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कर्नाटक संगीत के लिए एम बाल मुरली कृष्ण को 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है? ध्यान रखिएगा, अप्सरा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69। भारत की पैठण जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है भारत की पैठण जल विद्युत परियोजना? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 को। 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो साथियों, 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो भाई बिंदुसार बना था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय
न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो साथियों किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तीजन बाई किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये पंडवानी नृत्य से जुड़ी हैं तीजन बाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? तो साथियों दो जलाशयों के बीच जहाज महल नामक एक सुंदर 2 मंजिला शिप पैलेस किसने बनवाया था? बताइए। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 75 को। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के कितने साल की उम्र प्राप्त करने से पहले खोजा जा सकता है? बताइए दोस्त। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका कितने साल की उम्र प्राप्त करने से पहले खोजा जा सकता है? ध्यान रखिएगा 10 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले खोजा जा सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 77। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारत में जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी बताएंगे। तो भाई उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है झालावाड़ के सूर्य मंदिर को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी चुनिंदा प्रश्नों का क्लास आपके लिए डेली आएगी भाई, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। तो दोस्त मेरे आपको डेली क्लास करनी है। राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? तो साथियों राज्य विधानमंडल में किस सदन को निचला सदन माना जाता है? तो भाई विधानसभा को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 80 को। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी निम्नलिखित में किस नदी बेसिन में स्थित है? बताइए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ये कावेरी नदी बेसिन में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 81। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? तो साथियों भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? तो उलर झील है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 82। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर? तापी नदी पर किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 83 को। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84 को। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो उदय शंकर को माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 85 को। बिलासिनी नाट्यम और बीराना नाट्यम किस राज्य के नृत्य हैं? तो साथियों जो बिलासिनी नाट्यम है और बीराना नाट्यम ये किस राज्य के नृत्य हैं? बताएंगे आप। तो ये आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 86। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 87 को। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? भाई आप सभी को हर एक स्टेट का सीएम मालूम होना चाहिए, आप सभी को प्लस सभी का गवर्नर मालूम होना चाहिए, क्योंकि राज्य दर्शन से कम 5 से 6 सवाल एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तैयार रहिएगा। बताइए
वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा भजनलाल शर्मा वहाँ के सीएम हैं, अच्छी तरीके से याद रखिए आप लोग। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 88। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता, यानी किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता था? तो आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया था? बताइए दोस्त, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया था? खम्मा और घड़ी रखा गया था। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता था, यानी किस देश ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता? तो भाई इटली देश ने जीता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 91। गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया है? तो साथियों गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा जाओखीर सिंदारो ने सबसे कम उम्र में फीडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीत लिया है। गोवा में आयोजित किया गया था भाई 2025 का फीडे विश्व कप। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये शतरंज खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका भारत किस स्थान पर था? तो साथियों टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका भारत किस पोजीशन पर था? तो भारत 6वें नंबर पे था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो साथियों शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित यह पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित यह पुस्तक है शुल्व सूत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94 को। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो साथियों बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के समय में दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बताइए दोस्त आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 96 को। लगभग 15 वर्षों का सबसे कम शासनकाल किस वंश का माना जाता है? तो साथियों लगभग 15 वर्षों का सबसे कम शासनकाल किस वंश का माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा सूर्य वंश का सबसे कम शासनकाल माना जाता है, केवल 15 साल। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। चोल साम्राज्य में राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों चोल साम्राज्य में राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? तो कदमाई के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? तो साथियों भारतीय नागरिक संहिता 2023 में कुल कितनी धाराओं को निरस्त किया गया है? तो पूरे 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। जो बीएनएस है, आप सभी को बीएनएस 2023 का सवाल पढ़ना है भाई, अच्छी तरीके से ये टॉपिक क्लियर करना है आप सभी को बीएनएस से रिलेटेड, क्योंकि आपके पेपर में एक ही शिफ्ट में 2-2 सवाल आएगा। तुलिका मान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों जो तुलिका मान है किस खेल से संबंधित है बताइए? ये तो जूडो खेल से संबंधित है तुलिका मान। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए भाई लास्ट 100 क्वेश्चन आज की इस क्लास का देखिए। बंजारों को किस सुल्तान ने अनाज ढोने के लिए नियुक्त किया था? तो बंजारों को किस सुल्तान ने अनाज ढोने के लिए नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। अब बताइए आप सभी का इन 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। लगभग आपने पूरे 100 का 100 क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयारी किया होगा मेरे दोस्त। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लगातार आप सभी के बीच क्लास आएगी। टारगेट हमारा एक ही है, वो है 4 फरवरी, क्योंकि 4 फरवरी को हमें पेपर देना। बहुत लोगों का तो एग्ज़ाम भाई बाद में भी हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना स्लॉट बाद में के लिए भी बुक किया होगा, है ना। तो भाई जब भी आपने किया होगा अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे एक नए पेपर के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई उमंग के साथ, अपनी तैयारी को और एक नई दिशा में देने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा।
ठीक है, डेली क्लास करने के लिए। क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।